वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य यूपीपीएससी। आज पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ देखेंगे जिसमें कि यह है टेस्ट नंबर 2 और यह पॉलिटी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। तो इसमें सही कथन बताने हैं। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व, नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा, एकल सदस्यता। तो उपर्युक्त में कौन से अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में शामिल नहीं है? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें देखेंगे, पहला सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं है, नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन कथन 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, सही कथन बताने हैं, तो ये सही कथन हो जाएगा। यह संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, यह देश का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल 57 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। इस प्रकार उपयुक्त तीनों कथन जो होंगे वो तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु आवश्यक योग्यताओं में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये शामिल नहीं है। वो नागरिक होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक है, बी सही है, सी भी सही। बी हो गया 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। कोई पद लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा करना चाहिए। इसके साथ साथ उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी होनी चाहिए और किसी भी लाभ के पद में ना हो। ठीक है, और राष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, लेकिन उसमें जन्म से भारत की नागरिकता का कोई उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। सत्य नहीं है। इसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, डी, निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को जो निर्वाचन होता है ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है, एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। और इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें हो जाएगा केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, इसलिए, और इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लिए, निम्न में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? ठीक है, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है, ये सही है। इसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये भी सही है। तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 71 यानी 71 में उल्लेख किया है
कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी भी विवाद का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सही कथन बताने हैं, तो ये सही है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये भी सही। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, सही है, सही कथन बताना है इसमें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति और सदस्य होता है, इसमें हो जाएगा सही कथन पूछा गया है, तो इसमें उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति और सदस्य होता है, गलत है। सभापति तो होता है लेकिन वो इसका सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से रिक्त रहने पर यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही। तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, महाभियोग आदि कारणों से उसका पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री निम्नलिखित में कौन कौन से केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो इसमें प्रधानमंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी होता है, उपमंत्री भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो 143, 123, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन। कार्यकाल के अनुसार उपर्युक्त का मतलब इनका सही क्रम बताना है हमें। ठीक है, तो इनका सही क्रम हो जाएगा। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन का था 1962 से 67, वेंकट रमन का था 1984 से 87 और शंकर दयाल शर्मा का था 1987 से 92। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक, अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव निम्न में से कहाँ लाया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में या राज्य विधानमंडल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव होता है तो ये राज्यसभा द्वारा लाया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ना, इसलिए राज्यसभा द्वारा ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का आकार और सदस्यों की संख्या निश्चित की गई? 61वां यानी 61 संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां। इसमें जो संविधान के द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो संख्या निश्चित नहीं की गई थी
ठीक है। और प्रधानमंत्री अपने विवेकानुसार मंत्रिपरिषद का आकार तय करता है, लेकिन जो 51वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 2003 में हुआ था, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, सही है। प्रधानमंत्री को लोकसभा का अनिवार्य सदस्य होना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने पर कितनी अवधि के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए या आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए देखिए, 14 दिन, 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह। प्रधानमंत्री के पद अगर नियुक्त होने के लिए प्रधानमंत्री पद पर उसे नियुक्त होना है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को संसद के किसी सदस्य का सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा से विश्वास प्राप्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। उसमें यह शर्त है कि नियुक्ति के 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री व्यावहारिकता भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। तो इसमें कौन सा सही कथन है? तो कथन एक भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, तो इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में सत्य नहीं है? इसमें पूछा गया सत्य नहीं है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होता है, सही है। यह सरकार की नीतिगत घोषणाएं करता है, सही है। यह संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों के संदर्भ पर विचार कीजिए। इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनके कार्यकाल के अनुसार इनका सही क्रम बताना है। ठीक है, इसमें सही क्रम बताना है। तो इसमें इंदिरा गांधी का कितना था? ये 1966 से 74, और एक कार्यकाल और था 1984 से 80 से 84, 1980 से 84। और ये विश्वनाथ प्रताप सिंह का हो गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह का था 1989 से 90, और चंद्रशेखर का था 1990 से 91। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद गैर संवैधानिक है और वल्लभ भाई पटेल भारत में पहले उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। चौधरी देवीलाल 3 बार उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उपर्युक्त में सही कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है, और ये चौधरी देवीलाल 3 बार उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? विधि मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या मुख्य निर्वाचन आयोग? तो कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है, सही कथन बताने हैं। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, गलत। यह उच्च न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सही। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है।
यह भारत सरकार को विधिक सलाह देता है, ये सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी सही है। इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये सही है। यह निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ये गलत है। यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या राष्ट्रपति, इसमें कौन से संसद के अंग है? कौन से संसद के अंग है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के अंग हो जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। लोकसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है। सही कथन बताने इसमें, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में इसमें 545 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा को संसद का निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मूल संविधान में इसकी अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई थी, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, जिसमें से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं 530 राज्यों से और 13 संघीय क्षेत्रों से। उल्लेखनीय है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है कि 2 एंग्लो इंडियन वाला। लोकसभा का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, ये सही है। लोकसभा निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को आधार बनाया जाता है, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता के लिए जन्म से भारत की नागरिकता आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सत्य मतलब क्या सत्य नहीं पूछा गया है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक होगा, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी और वो जन्म से भारत का नागरिक होना इसमें आवश्यक नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अनुच्छेद 102 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता पर निर्णय ले सकता है? इसके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित सदन का सभापति, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति किसी संसद के किसी सदस्य की निर्योग्यता पर निर्णय ले सकता है आर्टिकल 102 के अनुसार। ठीक, अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को कम किया गया था? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, पहले इसमें जो मत देने की न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष थी। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें जो मतदान की आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करना, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी के रूप में कार्य करना, ये गलत हो जाएगा। किसी विधेयक पर मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच संविधान की कड़ी के रूप में कार्य करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत आहूत की जाती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 100,
अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के, लोकसभा के, राज्यसभा के या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद केवल उसी समय तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त है। इससे सदस्य जो होते हैं वे व्यक्तिगत रूप से इसमें राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और सामूहिक रूप से इसमें लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को अस्वीकार कर दे तो इसे राज्यसभा में पारित कराकर मान्यता दी जा सकती है? नहीं। दोबारा से नया बजट प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? हाँ, उसे अगर त्यागपत्र देना पड़ेगा, मतलब अगर बजट को अस्वीकार कर दे लोकसभा सरकार द्वारा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा मतलब विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। इसके कुछ प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार यदि लोकसभा सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को अस्वीकृत कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी, लोकसभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन से सही कथन है? तो इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन होता है और इसके सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान के अनुसार अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 238 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है समानता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, धर्म के आधार पर या आर्थिक आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा में सबसे अधिक सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं 31। ये भी क्वेश्चन यूपी में 31 है राज्यसभा में सदस्य। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया से, सभापति के लिखित आदेश से, मंत्रिपरिषद के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव पारित कर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है, लोकसभा से कम अधिकार प्राप्त है, लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है, कोई अधिकार प्राप्त नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, इसमें सही कथन बताने हैं। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदस्य, ये सही है। इसके तहत 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी सही है। इसके सभापति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और जिनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को या संसद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद को।
अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति की सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के सत्र को चालू रखने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम ना हो तो अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार और किसी राज्य के मध्य हुए विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ऑप्शन है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में देखिए क्या शामिल होता है, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई या अपीली सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है उन्हें न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के मध्य हुए विवादों की सुनवाई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 137 या अनुच्छेद 143। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है, यद्यपि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के निम्नलिखित आधारों पर विचार कीजिए। युद्ध, वायु आक्रमण, आंतरिक अशांति या संविधान का उल्लंघन, उपर्युक्त में से किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। ठीक है। तो युद्ध पे, वायु आक्रमण पे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक, ऑप्शन 1 और 2, युद्ध और वायु आक्रमण। जो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा संकट में है तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के आधारों में पहले आंतरिक अशांति शब्द शामिल था, पहले ये शामिल था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें इसे हटा दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में रह सकती है 14 दिन तक, 1 माह तक, 6 माह तक या 1 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह तक। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित करने के पश्चात आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और एक बार अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद आपातकाल की जो उद्घोषणा होती है वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई राज्य संघीय कार्यपालिका द्वारा दिए गए किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वित्तीय नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कोई भी राज्य संघीय कार्यपालिका द्वारा किसी निर्देश के अनुपालन में असफल रहता है तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल आरोपण किया गया है 3 बार, 2 बार, 1 बार, 1 बार भी नहीं। तो इसका सही आंसर है 1 बार भी नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वापस की जा सकती है दोनों सदनों के विशेष बहुमत से, दोनों सदनों के साधारण बहुमत से, लोकसभा के साधारण बहुमत से। तो लोकसभा के साधारण बहुमत से जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति कभी भी एक पश्चातवर्ती उद्घोषणा से वापस ले सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा को वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है? नागरिकों की शिकायतें, आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिकों के मामले। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य सरकार का नागरिकों की शिकायत के मामले में स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक का, धन विधेयक का, वित्त विधेयक का या संविधान संशोधन विधेयक का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक का। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 368 में है, ठीक है, उसमें ये है उसके कि मतलब अलग अलग भारतीय संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो भारतीय सर्वेक्षण किसके अधीनस्थ है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के, ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया, द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान एवं तकनीक विभाग के अंतर्गत आता है। इस विभाग की स्थापना 1767 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में या केवल राज्यसभा में? तो इसका सही आंसर होगा केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का संकल्प केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है और ये आर्टिकल 67 में दिया गया है, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 67 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फ़खरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसमें किसने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, शंकर दयाल शर्मा ने। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हैं 1979 से 84, 1979 से 84 तक, और शंकर दयाल शर्मा रहे हैं 1987 से 92 तक, ठीक। तो ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद, ये संविधान में संशोधन करने के विषय में, अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा 2/3 बहुमत प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र को दे सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 के अनुसार, इसमें अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और यह विधेयक दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो कटौती का जो प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में होगा और ये अलग अलग दोनों में पारित होता है। संविधान संशोधन जो संशोधन होता है दोनों में अलग अलग होगा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी 368 के तहत। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिक निधि से, भारत की संचित निधि से या भारत की आकस्मिक निधि से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि से न्यायाधीश की पेंशन दी जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? के संथानम समिति, जी रामचंद्रन समिति, श्रीमती दया चौबे समिति या थुंगन समिति? तो इसमें सभी समिति, के संथानम समिति, जी रामचंद्रन समिति, श्रीमती दया चौबे समिति और थुंगन समिति, सभी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित अनुसूची है, अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 9 या उपर्युक्त में कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूची 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है?
अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312, जिसमें कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 228, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 230 या अनुच्छेद 231। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 के अनुसार संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकारों से असंगत विधियों का सजग प्रहरी किस अनुच्छेद को बनाया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों से असंगत विधियों का सजग प्रहरी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा? तो इसका सही, इसके ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 166 या अनुच्छेद 168। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 से स्पष्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सदस्य संख्या वाले शीर्ष राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, अवरोही क्रम बताना है, यानी कि बड़े से छोटा। इसको उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? यूपी में है 403, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की हो गई 294 विधानसभा सदस्य संख्या है ये, और महाराष्ट्र की हो गई 288, और बिहार की हो गई 243। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है? भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 9? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाग 6। संविधान के भाग 6 में वर्णित जो विषय हैं वो राज्य सरकारें हैं, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्तियाँ, राज्यों के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये भाग 6 के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? ए, पट्टाभी सीतारामैया, के एम पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू, ए और सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कौन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कौन से सदस्य शामिल नहीं थे? ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे, क्योंकि के एम पणिकर भी थे और हृदयनाथ कुंजरू भी थे। ठीक है, कुंजरू। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस निकाय या निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का, नीति आयोग का या क्षेत्रीय परिषद का? तो इन तीनों का उल्लेख संविधान में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद व नीति आयोग का गठन कार्यपालिका के आदेश द्वारा हुआ है। न तो ये संवैधानिक निकाय है और न ही सांविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है, अतः ये सांविधिक निकाय है, परंतु संवैधानिक निकाय नहीं है। ये जो निकाय है ये सांविधिक है, ठीक, संवैधानिक नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। जो स्थानीय स्वशासन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। तो सिक्किम किसके उसमें आता है? सिक्किम का हो जाएगा 371 का चा, और नागालैंड का हो जाएगा 371 का। देख लीजिए इसमें पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का मिजोरम का 371 छा, और असम का 371 खा। ठीक है। अनुच्छेद 371 ए यानी का नागालैंड, अनुच्छेद 371 खा यानी बी असम, अनुच्छेद 371 गा मणिपुर, अनुच्छेद 371 घा या अंगा दोनों, अनुच्छेद 371 घा एवं अंगा आंध्र प्रदेश, अनुच्छेद 371 चा सिक्किम, अनुच्छेद 371 छा मिजोरम, अनुच्छेद 371 जा अरुणाचल प्रदेश, अनुच्छेद 371 झा गोवा, अनुच्छेद 371 या कर्नाटका। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ऑप्शन डी सही होगा। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 7, भाग 8, भाग 9 या भाग 10? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। संविधान का जो भाग 8 है ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्र। ठीक। और ये पंचायत हो गई, पंचायतों से। और ये अनुसूचित जो भाग 10 है ये किससे है? ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से, जनजातीय क्षेत्रों से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान के संशोधन का उल्लेख मिलता है? ठीक है। तो इसके ऑप्शन है भाग 18, भाग 19, भाग 20 या भाग 21। तो इसको ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों केवल निर्वाचित संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के और राज्य विधान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है। आर्टिकल 66 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि ये भी सही है। अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में। राज्यपाल की नियुक्ति हटाने से नहीं है, ये राज्यपाल की नियुक्ति है आर्टिकल 155। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य और उनके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो इसके ऑप्शन है सिक्किम 1971, नागालैंड 1966, गुजरात 1960 और हिमाचल प्रदेश 1975। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? गुजरात 1960। इसका हो जाएगा गुजरात 1960। क्यों? क्योंकि सिक्किम हुए था 1975 में। ठीक है, 1975 में हुआ था। नागालैंड 1966 में नहीं हुआ था, 1963 में हुआ था। गुजरात 1960 में हुआ था और हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था। ठीक है। और जितने भी पेपर बचा हुआ है ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।